नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, आखिर एक पिता ने ऐसा क्या फैसला लिया कि सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अपने मुंह को चादर से ढके हूक भर भर कर रानू रोए जा रही थी। तभी उधर से निकलती उसकी सास ने कमरे से रोने की आवाज़ सुनी। वह तेज कदमों से कमरे की ओर गई, किवाड़ों को धक्का मारा मगर किवाड़ बंद थे। वह घबरा गई और जोर जोर से किवाड़ पीटने लगी। सास को घबराया देखकर रानू ने अपने आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोल दिया। उसकी सास बिमला ने कहा, क्या हुआ बहू, यह रोने की आवाज़ कैसी? बहू अपने आंसुओं को छुपाने का भरसक प्रयास कर रही थी, किंतु आंखों से आंसू निकलने के लिए बेताब थे। बिमला बोली, क्या हुआ बहू, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या फिर से बब्बू ने कुछ कहा तुझसे? इतना सुनते ही रानू हूक भरकर रोते हुए माँ से लिपट गई। माँ बहुत परेशान हुई कि आखिर बात क्या है। इतना परेशान तो बहू पहले कभी नहीं होती थी। उसने उसे शांत करते हुए कहा, तू बता ना क्या बात है, मेरा तो दम निकला जा रहा है। बेचारी रानू माँ को संभाले अपने आप को। उसने रोते रोते एक कागज़ माँ के हाथ में दे दिया। माँ अनपढ़ थी, वह उसे पढ़ ना पाई। उसने रानू से ही प्रश्न किया, यह क्या है, तू बता क्या है यह? रानू जोर जोर से रोने लगी। माँ की घबराहट और बढ़ी तो वह बेड पर बैठ गई। बोली, जल्दी बता बेटी, मेरी जान निकली जा रही है, सब खैरियत तो है ना? रानू बोली, आपके बेटे ने यह तलाक का कागज़ मुझे दस्तखत करने के लिए दिया है और कहा है कि इस पर दस्तखत करके मुझे दे दो। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अरे कैसे नहीं रह सकता? यह कोई गुड्डे गुड़िए का ब्याह है क्या जो तलाक दे दो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो किसके साथ रहेगा? इस मरे का तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग खराब हुआ जा रहा है। पर तू चिंता ना कर, मैं बाबूजी से बात करूँगी। नहीं होगा तो तेरे बाबूजी समझाएंगे उसे। मैं जानती हूँ वह अभी नादान है, हमारे समझाने से समझ जाएगा। तू चिंता ना कर बेटा, हम हैं ना तेरे साथ, तू क्यों परेशान होती है? तलाक के कागज़ ने माँ के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी। वह उठते हुए उस कागज़ को लेकर रानू को सांत्वना देती हुई कमरे से बाहर चली गई। धीरे धीरे बिमला बब्बू के बापू के पास पहुंची तो देखा बब्बू के बापू सो रहे थे। वह वहीं बैठ गई और सोचने लगी, आखिर बब्बू को क्या हो गया है, वह ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? आने दो शाम को, मैं आज उससे खुद ही बात करती हूँ। कितने अरमानों से मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया और कितनी खुशियों से रानू के साथ इसका विवाह किया। सभी कुछ तो देखा था इसके बाबूजी ने, घर परिवार खानदान आओ भगत इज्जत सब कुछ। तो फिर यह ऐसा क्यों करता है? भले घर के इंसान है बहू के घर वाले। और रानू तो हम दोनों की जान है। जब से आई है कितना कुछ बदल दिया है हमारे घर परिवार को, कितना ख्याल रखती है हमारा, और देखने भालने में भी तो बुरी नहीं है। यही सब बातें उसके दिमाग में तैरे जा रही थीं। अकेली बैठी बिमला के बाबूजी के जागने का इंतज़ार कर रही थी। बिमला बाबूजी के मुंह की तरफ देखती तो सोचती, आखिर इन्हें क्यों जगाऊं? पूरी उम्र तो काम ही करते रहे हैं, अब चैन की नींद सोए हैं तो मैं इन्हें जगा दूं। अरे ऐसी भी कोई इमरजेंसी नहीं है, थोड़ी बहुत देर में जागेंगे तो बात कर लूँगी। बिमला बाबूजी को निहारते निहारते अपने पुराने दिनों की यादों में खो गई। कुछ समय बाद बब्बू के बाबूजी उठे तो देखा बड़ी चिंतित मुद्रा में बिमला उनके पैरों के पास हाथ में कागज़ लिए बैठी है। अरे क्या हुआ, तुम कब से बैठी हो? आराम ही कर लेती, बाबूजी ने कहा। क्या आराम कर लूँ, मेरी ज़िंदगी में आराम कहाँ, अब तो मर कर ही आराम मिलेगा, बिमला ने कहा। अरे आज यह कैसी बातें करने लगी तू? मरे तेरे दुश्मन, तू मर कर क्या मेरा बुढ़ापा खराब करेगी? तू नहीं जानती, तेरे बिना मैं कुछ दिन भी नहीं जी सकूंगा। खैर छोड़, तू यह बता हाथ में लिए क्या बैठी है? दिखा दिखा, बिमला ने कागज़ आगे बढ़ाते हुए चिंतित स्वर में कहा। बैठी क्या हूँ, अपने को कोस रही हूँ जो ऐसी औलाद को जन्म दिया। देखो आपका बेटा यह तलाक का कागज़ बहू को दस्तखत करने के लिए दे गया है। तलाक? यह क्या कह रही है तू? दिखा दिखा, मैं भी तो देखूं। तू कहीं कोई मुझ बूढ़े से मजाक तो नहीं कर रही, कहीं सठिया तो नहीं गई? बब्बू और तलाक, उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बब्बू के बाबूजी ने बड़बड़ाते हुए बिमला से कागज़ ले लिया और जैसे जैसे ही कागज़ पढ़ा उनके होश गुम हो गए। एक बुत की भांति उस कागज़ को देखते रह गए। आंखें भर आई और चश्मा उतार कर अपनी आंखों को पोंछते हुए
कुछ साहस बटोर कर कहने लगे, यह बब्बू है कहाँ, जरा इसे बुला मेरे पास, मैं भी तो बात करूँ इससे। बिमला बोली, बब्बू अभी घर पर नहीं है, जब आएगा तो बुला दूंगी। बाबूजी बोले, बिमला अब तू जाकर एक कप चाय बना ले, मेरा सर दर्द करने लगा। बिमला रसोई में चाय बनाने चली, तभी रानू ने माँ के हाथ से भगोना ले लिया और कहा, माँ तुमने मुझसे कह दिया होता, अब क्या तुम्हारे काम करने के दिन हैं? तुम आराम करो, मेरे रहते तुम काम ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने एकटक रानू की ओर देखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद बोली, जीती रह बहू, भगवान ऐसी बहू सबको दे। कहते हुए आंखें नम और गला भर आया। थोड़ी देर में माँ और बाबूजी के लिए गर्म चाय लेकर रानू बैठक में आ गई। बाबूजी ने उसे टोका, रानू बहू यह सब क्या है, तूने मुझे पहले से कुछ क्यों नहीं बताया, तू भी तो ना। रानू ने बीच में ही टोकते हुए घूंघट की आड़ से कहा, बाबूजी आप चाय पी लीजिए और लेट जाइए, आपके माथे पर बाम लगा दूं, यह बात फिर कर लीजिएगा। बाबूजी चाय पीने लगे। रानू अपने कमरे में चली गई। बाबूजी चाय पीते पीते बिमला से कहने लगे, देख जरा अपनी बहू को, कितनी गुणवती है, और एक हमारे साहबजादे हैं जो उसके साथ रहना नहीं चाहते। ऐसे नालायकों के लिए तो ऐसी बहू होनी ही नहीं चाहिए। शाम हुई, जैसे ही बब्बू ने घर में प्रवेश किया, उसके बाबूजी ने उसे आवाज़ लगाई, बब्बू ओ बब्बू इधर आ तो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। बाबूजी की आवाज़ सुनकर बब्बू सीधे बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गया। बाबूजी को देखते ही बोला, जी बाबूजी आपने मुझे बुलाया। बाबूजी ने कागज़ दिखाते हुए कहा, यह क्या है बब्बू? बब्बू उस कागज़ को देखता ही रहा और कुछ ना बोला। बाबूजी ने कहा, देख बब्बू, हमारे कुल खानदान में आज तक ऐसा नाटक नहीं हुआ है जो तूने किया है। तुझे शर्म नहीं आई यह तलाकनामा बहू को देते हुए? जरा सोच, तेरे इस कर्म से हमारी क्या इज्जत रह जाएगी घर परिवार और समाज में। और फिर तलाक देने का कोई कारण भी तो हो कि मन में आया तभी कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए। और बब्बू अभी तुम्हारे ब्याह को समय ही कितना हुआ है, 1 वर्ष, समझे, केवल 1 वर्ष। अगर विवाह नहीं करना था तो पहले मना कर देते। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। माँ बीच में ही बोली। बब्बू मेरे पास बैठ बेटा, उसके सिर पर हाथ फिरते हुए बोली, बेटा यह बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी है। देख हम दोनों के साथ तेरा इस घर की मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखती है। बेटा तेरे इस काम से तो हमारी जगह साई होगी, और तुम हम दोनों को बुढ़ापा क्यों खराब करने पर तुला हुआ है। बेटा अगर कोई बात है तो तुम हम दोनों को बता, मैं बहू को समझा दूंगी, लेकिन बेटा ऐसा काम ना कर। बब्बू सब सुनता रहा और अंत में उठते हुए तेज आवाज़ में बोला, माँ मुझे रानू के साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। मैं अब उसे इस घर में नहीं देखना चाहता। मैंने तलाकनामा तैयार करा दिया है, अब उसे इस पर अपने साइन करने ही होंगे। बाबूजी ने खून का घूंट पीते हुए धीरज रख कर कहा, बेटा तलाक की कोई वजह होती है, हम ऐसे ही किसी पर गलत आरोप कैसे मर दें, और तूने ऐसा करने से पहले हमें बताना तक उचित न समझा। मुझे तो इसके पीछे कुछ और ही नज़र आ रहा है। हाँ अगर तुम्हें कुछ और नज़र आ रहा है तो क्या, रानू से मैंने शादी की है तो मैं ही उसे तलाक दे रहा हूँ, इसमें आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? बब्बू तेज आवाज़ में बोला। शाबाश बेटा, मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ, पक्ष ले रहा हूँ, सही कहा तूने। जो सही है उसका पक्ष ना लूं, और तू गलत है तो तेरा पक्ष सिर्फ इसलिए लूं कि तू मेरा बेटा है। वह पराई है तो क्या, हम सभी उसे पसंद करके लाए थे, वह इस घर में ही रहेगी। तू भी सुन ले, बाबूजी ने कहा। तो उसे आपने पसंद किया है, मैंने तो नहीं। आप उसे घर में रखे तो रखिए, लेकिन अब आप भी सुन लो, इस घर में मेरे मन की, मेरे सपनों की रानी मधु ही आएगी। बब्बू तेज आवाज़ में बाबूजी से बोला। ओ तो अब समझा हमारा बेटा किस मधुमक्खी के मीठे शहद के कारण इतने कड़वे शब्द बोल रहा है। तो तू भी सुन ले, हमारे रहते इस घर में ऐसा अनर्थ नहीं होगा। और यह कहते हुए उन्होंने उस तलाकनामे को फाड़ दिया। गुस्से से लाल पीला बब्बू अपने बेडरूम में जा पहुंचा। वहां रानू अकेली बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वह उन सभी की बातें सुन चुकी थी। उसने बब्बू से कहा, सुनो जी, आप माँ बाबूजी से कुछ ना कहिए। आपको मुझसे शिकायत है तो मुझे बुरा भला कहिए। आपकी ऐसी बातों से उन्हें कितनी तकलीफ होगी, ज़रा यह तो सोचिए। वैसे भी आप उनके इकलौते लाडले बेटे जो हैं, वह तो हूँ, लेकिन जिन माँ बाप ने मुझसे आज तक कभी बुरा भला ना बोला हो, उन्होंने आज मुझे तेरी वजह से इतना कुछ कह दिया। तूने ही उन्हें मेरे खिलाफ भरा है,
लेकिन तू भी कान खोलकर सुन ले, मैं अब तुझसे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। तूने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, अब तू यहाँ एक पल भी नहीं रह सकेगी। कहते कहते ही बब्बू रानी की चोटी पकड़कर खींचते हुए उसे घर से बाहर ले जाने लगा। रानू रोते रोते उससे ऐसा न करने की गुहार लगाती रही। इधर जब माँ और बाबूजी ने बहू की आवाज़ सुनी तो वह उसके कमरे की ओर दौड़े। बहू की ऐसी दशा देखकर उनके होश उड़ गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि बब्बू उन्हीं का बेटा है। बाबूजी ने वहीं से चिल्लाया, बब्बू ठहर, रुक जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू पर हाथ उठाने की? तू आदमी है या राक्षस? हाँ हाँ, मैं राक्षस हूँ, लेकिन अब मैं इस घर में इसे नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। तू कौन होता है इसे घर से बाहर निकालने वाला? यह घर मेरा है, इस घर में वही रहेगा जिसे मैं रखूँगा। हाँ हाँ, तो रखो इसे अपने साथ। अब समझा इसका जादू जो तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। खामोश, इसके आगे एक शब्द भी नहीं। पास खड़ी माँ ने जोरदार तमाचा बब्बू के गाल पर रख दिया। खबरदार, तूने बाबूजी के लिए एक भी शब्द अब मुँह से निकाले तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। तू इतना गिर सकता है यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तू मुझे इतना कमज़ोर मत समझ, मेरे लिए अभी तेरे बाबूजी जिंदा हैं। ऐसे अब सब दिन के लिए दोबारा बोले तो बहू नहीं, तुझे इस घर से जाना होगा, माँ ने बब्बू से कहा। माँ की ऐसी बातें सुनकर बब्बू ने रानू के बाल छोड़ दिए और अपने को अकेला समझकर वह स्वयं ही घर से बाहर चला गया। बब्बू के घर से बाहर जाते ही माँ रानू को सीने से लगाकर रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। वह रानू से कहने लगी, बेटी, मुझे नहीं पता था कि मेरा बब्बू मेरा नहीं रहा। मैं तो उसे अपना समझती रही और आज वह हमें ही पराया बनाकर चला गया। लेकिन तू चिंता ना कर, हम दोनों के रहते तुझे इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता। सभी लोग रोए जा रहे थे, तभी बाबूजी बोले, सुन बब्बू की माँ, ऐसी औलाद से तो पराई बेटी अच्छी है। हम बेकार में लड़का लड़का करके मरे जाते हैं। देख, यह लड़का सचमुच लड़कर चला गया, लेकिन बहू तू चिंता ना कर, जाने दे उसे, घर मेरा है, मैं इसे अब तेरे नाम करूँगा। मैंने तो सोचा था बब्बू इस घर का वारिस है, लेकिन वो तो वायरस निकला। इधर बब्बू घर से रूठकर अपनी प्रेमिका मधु के पास चला गया। मधु ने उसका स्वागत करते हुए उसके आने का कारण जानना चाहा तो बब्बू ने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैं अपना घर, माँ बाप, पत्नी सभी को छोड़कर तुम्हारे पास चला आया हूँ। मधु को यह अच्छा तो ना लगा, किंतु वह बब्बू को कुछ कह ना सकी और अपने घर में पनाह दे दी। अब मधु और बब्बू एक ही घर में साथ साथ रहने लगे। कुछ समय यूं ही बीता। बब्बू को अपने किए का कोई पछतावा न था। वह तो मानो मधु के साथ को पाकर अपने संसार में मस्त हो गया। वह गुजरे पलों को भुला देना चाहता था। दूसरी ओर उसके माँ बाप जब भी रानू की सूरत देखते यही उम्मीद लगाए रखते कि बब्बू का गुस्सा जैसे ही शांत होगा वो वापस घर आ जाएगा। माँ भी सोचती कि मेरा बब्बू बाबूजी से दूर तो रह सकता है, बहू से नाराज हो सकता है, लेकिन मेरे पास वापस जरूर आएगा और अपने किए के लिए क्षमा याचना भी करेगा। लेकिन 10-15 दिन बीत गए तो उन्हें अपने सपने चूर चूर होते दिखाई देने लगे। बाबूजी की परेशानी बढ़ने लगी। उन्होंने एक दिन रानू के माँ बाप को अपने घर बुलाया, साथ ही घर के गणमान्य लोगों को भी घर आने का निमंत्रण भेजा। सभी लोग अचानक आए इस निमंत्रण से हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। समय पर घर में सभी लोग आ पहुँचे। उधर रानू और माँ भी न समझ पा रही थी कि बाबूजी के मन में चल क्या रहा है। घर के हॉल में खाने आदि से निवृत्त होने के बाद बाबूजी ने कहा, आज मुझे आप सभी लोगों से कुछ सलाह लेनी है और रानू के भविष्य का फैसला करना है। इतना सुनते ही रानू के माँ बाप के साथ सभी लोगों के मन में डर व्याप्त हो गया। वे सोचने लगे शायद बाबूजी बहू को कुछ कहने वाले हैं या घर से निकालने वाले हैं, तभी तो उन्होंने इसके माँ बाप को भी बुलवाया है। सभी के मन में एक ही भाव था कि आजकल की बहुएं भी ना घर को निभाना भी नहीं चाहती। तभी बाबूजी ने गंभीर स्वर में कहा, समधी जी, मैं आपके साथ साथ अपने सभी गणमान्य लोगों का दोषी हूँ। आज मैं अपनी और बिमला की तरफ से आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। मेरे घर में हम दोनों के रहते हुए मेरे नालायक बेटे ने न सिर्फ मेरी बहू का अपमान किया बल्कि हम दोनों के दिलों को भी ठेस पहुँचाई। मुझे आप लोगों के सामने यह कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि मेरी बहू तो सीता है, पर मेरा बब्बू कभी राम न बन सका। वह दूसरी लड़की के लिए बहू और इस घर को छोड़कर चला गया। इतना सुनते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने एक स्वर में कहा, बाबूजी, बब्बू ने ऐसा किया?
सुनते ही बाबूजी की आंखों में से आंसू आ गए। वह उन्हें पोंछते हुए बोले, आज हमें अपने बहू के भविष्य के बारे में आप लोगों से राय लेनी है। यह मेरी ही नहीं, आप सभी की जिम्मेदारी है। इतना सुनते ही रानू के माँ बाप का दिल बैठ गया। वह कभी बाबूजी को देखते तो कभी अपनी बेटी रानू को, और सोचते इतना सब हो गया और मेरी बेटी ने कभी कुछ नहीं बताया। खैर कुछ देर में ही सब लोग संभले और बाबूजी से कहा, बाबूजी क्या बब्बू को आपने समझाया नहीं कि शरीफ घर के लोग ऐसी हरकतें नहीं करते? बाबूजी ने कहा, मैंने और बिमला ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अब क्या कहें और कैसे कहूँ। समधी जी ने कहा, बाबूजी एक बार आप बब्बू को हम सबके सामने बुला लेते तो हम सभी उसे समझाते, शायद वह हम लोगों की बात मान जाए। बाबूजी बोले, मैंने बब्बू और वकील साहब दोनों को बुलाया है, वह आते ही होंगे। आप लोग अपना प्रयास करके देख लीजिए, एक आखिरी प्रयास और कर लीजिए, शायद यह घर बस जाए। यह कहकर बाबूजी वहाँ से दूसरे कमरे में चले गए। सभी लोग आपस में मंत्रणा कर ही रहे थे कि घर का दरवाज़ा खुला। देखा तो सामने से बब्बू आ रहा था। आज उसकी चाल ढाल बदली बदली सी थी। बब्बू की माँ ने कहा, बेटा बैठ, तू तो अभी भी मुझसे नाराज़ है, बैठ बैठ मेरे पास बैठ। बब्बू माँ के पास की कुर्सी पर बैठ गया। सभी लोगों को देखकर उसका मन उत्तेजित हो गया। वह सोचने लगा कि बाबूजी ने मेरा तमाशा बना दिया, मैं घर नहीं अदालत में एक कैदी की तरह आया हूँ। सोच ही रहा था कि बब्बू के फूफा ने कहा, बेटा यह सब क्या है, अब तुम बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो, ऐसी विचारधारा तुम्हें शोभा नहीं देती। अन्य लोगों ने भी उससे अपने अपने तरीके से अपनी बातें कही, लेकिन बब्बू पर तो जैसी इन बातों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। समय बीतता जा रहा था, दोनों लोग अपने तर्क पेश कर रहे थे और अंत में बब्बू ने कहा, मैं आप लोगों की पंचायत में पढ़ना नहीं चाहता, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। मैं मधु के साथ बहुत सुखी हूँ, अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता। रानू के बूढ़े माँ बाप ने उसके पैर पकड़ लिए, बोले, बेटा ऐसा ना करो, मेरी बेटी का सोचो, मुझ गरीब पर दया करो। कहाँ जाएगी वह, मैं किस मुँह से घर जाऊँगा, क्या कहूँगा गाँव वालों को, सब मेरी लड़की का ही दोष मानेंगे, कैसे बीतेगी इसकी ज़िंदगी, कौन शादी करेगा इससे। तरह तरह की मिन्नतें करते रानू के बापू को धकेलते हुए बब्बू बोला, तुम्हें इसकी चिंता की क्या ज़रूरत है, इसके लिए तो बाबूजी हैं ना। इतना सुनते ही सभी लोग सन्न रह गए। बाबूजी वकील साहब के साथ कमरे से बाहर आ गए। बूढ़ी माँ बैठी की बैठी रह गई। बाबूजी ने कहा, नालायक, तुझसे मुझे और आशा भी क्या करनी चाहिए, तुझ पर तो इसका भूत सवार है ना। आप लोगों ने सुन और देख लिया इसका व्यवहार, यह सब कुछ भूल गया, मान मर्यादा सब कुछ। तू एक के लिए पूरा परिवार छोड़ सकता है, तो आज मैं भी सभी लोगों के सामने यह घोषणा करता हूँ कि आज से और अभी से तेरा मेरे इस घर परिवार से कोई वास्ता नहीं है। मेरे घर बार, गहने, रुपए, पैसे, यहाँ तक कि मुझ पर और बिमला पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपनी वसीयतनामा में सब कुछ लिख दिया है। वकील साहब अपनी कानूनी कार्यवाही पूरी कीजिए। वकील साहब ने सारी शर्तें वसीयतनामा में पहले से ही लिख रखी थी। उस पर बाबूजी के हस्ताक्षर के साथ गवाहों के हस्ताक्षर भी वकील साहब ने करा लिए। इतने पर भी बब्बू ने यह कहते हुए घर छोड़ा कि तुम्हें जो करना है वह करो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अरे जब तुम मुझे अपना ही नहीं समझते तो मैं भी तुम्हें अपना नहीं समझता। तुम लोगों से तो मधु और उसके परिवार वाले ही अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे समझा। बब्बू के जाने के बाद सभी लोग दुखी मन से विदा हो गए। अब रानू, उसके माता पिता और सास ससुर ही घर पर रह गए। बाबूजी ने कहा, समधी जी हम बहुत शर्मिंदा हैं, अब आप रानू को अपने साथ ले जा सकते हैं, हमारी तरफ से वह स्वतंत्र है। रानू के पिता ने उनके हाथ जोड़े और निर्णय को रानू पर छोड़ दिया। अब रानू की सास ने उसका बैग तैयार कर दिया तो रानू अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी सास के गले लगते हुए बोली, माँ मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने मेरे लिए अपने लड़के को त्यागा और मैं अपने घर चली जाऊं? नहीं माँ नहीं, अब यह घर ही मेरा घर है, ऐसी ससुराल हर एक को नहीं मिलती। मैं आज धन्य हो गई जो मुझे एक नहीं दो माँ बाप मिले। आपने अपने वसूलों के लिए अपना बेटा छोड़ा और मैं अपने धर्म की खातिर अपना मायका छोड़ रही हूँ। बापू आप जाओ, अब यह घर ही मेरा अपना घर है, यह माँ बाप आपसे बढ़कर हैं, अब मुझे इनकी सेवा का दायित्व उठाने दो। रानू के माँ बाप ने जब रानू के मुँह से ऐसी बातें सुनी तो उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, बेटी
आज मैं धन्य हो गया। आज तूने हमारे घर की ही नहीं बल्कि दोनों घरों की लाज रख ली। मुझे खुशी है कि तूने यह घर चुना। खुश रहो मेरी बच्ची, खुश रहो। यह कहते हुए वह अपने घर को वापस चले गए। इधर रानू अपने सास ससुर का पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगी। अपने सास ससुर की आज्ञा पाकर उसने एक स्कूल में टीचिंग भी करना प्रारंभ कर दिया। उधर मधु और बब्बू में खटपट रहने लगी। इस कारण मधु ने बब्बू को छोड़ दिया। उसने उससे कहा, जब तुम अपने माँ बाप के ना हो सके जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया तो तुम मेरे क्या होगे। तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करते हो। तुम्हारी अब हैसियत ही क्या है। आज बब्बू काफ़ी परेशान था। उसे अपने किए का पश्चाताप होने लगा। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए और एक दिन अचानक बब्बू के बाबूजी का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह स्वर्ग सिधार गए। जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार बब्बू को मिला तो वह दुखी मन से अपने घर पहुंचा, जहां उसके बाबूजी का शव रखा हुआ था। बब्बू को देखकर सभी घर वाले चकित रह गए। बब्बू आंखों में आंसू लिए गर्दन झुकाए अपने बाबूजी को देखता रहा और उनके पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। जब उसके बाबूजी को ले जाया जाने लगा तो वह उन्हें कंधा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी माँ बिमना ने उसे रोक दिया और कहा, मैं अपने पति को अपरिचित लोगों के कांधे पर विदा नहीं करना चाहती। इनको कंधा देने के लिए इनका बेटा है ना। सभी लोग बिमला की ओर देखने लगे और तभी बिमला ने रानू को आवाज़ देते हुए कहा, रानू जा बेटा, अपने बाबूजी की इन रस्मों को पूरा कर। वह तो तुझे अपना बेटा ही मानते थे ना, तो तू ही उन्हें मुखाग्नि देगी। यह सुनकर बब्बू के अलावा वहाँ उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। वह उनकी शव यात्रा में शामिल तो हुआ किंतु लड़का होने का फर्ज अदा न कर सका। दाह संस्कार के बाद सभी लोग वापस घर आ गए किंतु बब्बू वहीं बैठा बाबूजी की चिता को एकटक जलते देखता रहा। उसका सारा अहंकार उस चिता के साथ जलकर राख हो गया। वह हाथ उठाकर आकाश की ओर देखने लगा और सोचने लगा, प्रभु मैं भी कैसा बदनसीब हूँ जिसके दोनों हाथ भरे होने के बाद भी आज खाली हैं। सच में मैं आज अपनी इस दशा का स्वयं जिम्मेदार हूँ। मुझे इससे भी कठोर सज़ा दे। मैंने सबका दिल दुखाया है। मुझे भला तू कैसे माफ़ कर सकता है। सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहा, हमेशा दुखी। दोस्तों, जो इंसान अपने सच्चे जीवन साथी की कद्र नहीं कर सकता है उसे इसी तरह से ठोकर खाना पड़ता है और उससे भी बढ़कर माता पिता को अपमानित करना। बब्बू ने यह दोनों काम किए। अपने माता पिता को अपमानित भी किया और अपने जीवन साथी की कद्र भी नहीं की। इसलिए उसे प्यार में धोखा मिला और आज वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। समय रहते इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ किया जा सकता है, लेकिन समय निकल जाने के बाद गलती का एहसास भी कोई मायने नहीं रखता है। आपको बाबूजी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।